IUCN व विभिन्न संकटापन्न जातियाँ। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ प्राकृतिक संसाधनों के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संगठन का घोषित लक्ष्य विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है। IUCN की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा के निकट ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची से संकटग्रस्त पौधों और पशु प्रजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छों की प्रजातियों को संकटापन्न जातियों की सूची में शामिल किया गया तथा हाथी भी संकटापन्न जातियों की श्रेणी में है। घड़ियाल मगरमच्छ कुल की एक प्रजाति है जो गंगा व इसकी सहायक नदियों में पाए जाते हैं। ये बांग्लादेश, भारत और नेपाल में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम गैविएलिस गैंगेटिकस है। घड़ियालों की ज़्यादातर संख्या भारत में चंबल नदी एवं गिरवा नदी में पाई जाती है। IUCN ने घड़ियाल के अति संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड। लेदरबैक टर्टल एवं अनूप मृग बारहसिंघा संकटापन्न की श्रेणी में आते हैं। खराई ऊँट कच्छ गुजरात में पाए जाते हैं। यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम हैं। ये मैंग्रोव की चराई पर जीते हैं। इन ऊँटों को संकटग्रस्त प्रजाति इंडेंजर्ड स्पेसीज घोषित किया गया है। हाल ही में करनाल, हरियाणा में स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने खराई ऊँट को भारत में पाई जाने वाली ऊँट की 9वीं प्रजाति के रूप में मान्यता दी है। ध्यातव्य है कि मालधारी समुदाय की आजीविका इन्हीं ऊँटों पर निर्भर करती है। व्हेल शार्क भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है। यह लगभग 50 फीट तक लंबी हो सकती है। व्हेल शार्क ऑस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका के तट पर प्रवास करती है, किंतु प्रत्येक वर्ष मार्च से कई माह के दौरान बड़ी संख्या में व्हेल शार्क भारत के गुजरात तट पर आती है। यह समय व्हेल शार्क की गर्भावधि है। गुजरात तट पर आने वाली इन व्हेल शार्कों की सुरक्षा हेतु वर्ष 2004 में एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। स्पाइडर वानर उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीकी में पशुओं के पद चिन्हों की सहायता से उनकी पहचान की जाती है। विभिन्न वन्य प्राणी एवं उनके वैज्ञानिक नाम इस प्रकार हैं। तो पहला वन्य प्राणी और उसके बाद इनके वैज्ञानिक नाम लिखे हुए हैं। भारतीय जंगली गधा इक्किस हेमियोनस खुर। एशियाई जंगली गधा इक्किस हेमियोनस। बारहसिंघा रूसवर्स दुआ उसेली। चिंकारा गजेला बेनेटी। नीलगाय बोसलाफस ट्रैगो केमेलस। प्रश्नकोश पहला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मछली है तो ये है व्हेल शार्क। ऑप्शन, व्हेल शार्क भारत में ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है। यह 50 फीट तक लंबी हो सकती है। व्हेल शार्क ऑस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका के तट पर प्रवास करती है, किंतु प्रत्येक वर्ष मार्च से मई माह के दौरान बड़ी संख्या में व्हेल शार्क भारत के गुजरात तट पर आती हैं। यह समय व्हेल शार्क की गर्भावधि है। गुजरात तट पर आने वाली इन व्हेल शार्कों की सुरक्षा हेतु वर्ष 2004 में एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, गैविएलिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है गंगा नदी में। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, घड़ियाल गैविएलिस मगरमच्छ क्रोकोडाइलिया कुल की एक प्रजाति है जो गंगा व इसकी सहायक नदियों में पाए जाते हैं। ये बांग्लादेश, भारत, नेपाल में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए। मगरमच्छ और हाथी, इनमें से कौन सा संकटापन्न जाति या जातियां हैं? तो ये दोनों ही हैं। ऑप्शन सी 1 और 2। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छों की प्रजातियों को संकटापन्न जातियों की सूची में शामिल किया गया तथा हाथी भी संकटापन्न जातियों की श्रेणी में है, अतः विकल्प सी अभीष्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन,
विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीकी में पशुओं के पद चिन्हों की संख्या के आधार पर विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है तारा कछुआ, दूसरा मॉनिटर छिपकली, तीसरा वामन सुअर और चौथा है स्पाइडर वानर। उपर्युक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो ये स्पाइडर वानर नहीं पाया जाता है, बाकी तीनों पाए जाते हैं। तो 1, 2, 3 ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, स्पाइडर वानर उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः मध्य एवं दक्षिण अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, भारतीय वन्य जीव प्राणियों के और दूसरे में उनके वैज्ञानिक नाम। इनको सुमेलित करना है, तो यहाँ पे दोनों सूचियों को दिया गया है। एक बार यहीं पे देख लेते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन में। सही सुमेलन इस प्रकार है। एशियाई जंगली गधा इक्कस हेमियोनस, बारहसिंगा रूसवर्स दुआऊ सेली, चिंकारा गजेला बेनेट्टी, नीलगाय बोस लाफस ट्रैगो कैमेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। घड़ियाल, चर्मपीठ कुर्म यानी लेदरबैक टर्टल और अनूप मृग, इन तीनों में क्या करना है? उपर्युक्त में से कौन सा संकटापन्न है? तो तीनों के तीनों ही हैं। ऑप्शन सी 1, 2, 3। प्रश्नकाल के दौरान घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल, अनूप मृग, बारहसिंगा तीनों ही संकटापन्न श्रेणी में आते थे। वर्तमान में IUCN ने घड़ियाल को अति संकटग्रस्त क्रिटिकल इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा है। याद रखिएगा, वर्तमान में घड़ियाल क्रिटिकल इंडेंजर्ड की श्रेणी में है, अति संकटग्रस्त में। क्वेश्चन नंबर 8, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? ऑप्शन बी, चंबल नदी पर। एक्सप्लेनेशन, घड़ियाल को प्राकृतिक आवास में चंबल नदी में देखना सबसे सही है। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम गैविएलिस गैंगेटिकस है। घड़ियालों की ज़्यादातर संख्या भारत में चंबल नदी एवं गिरवा नदी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊँट के बारे में अनूठा क्या है? यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। यह मैंग्रोव की चराई पर जाता है। यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता। तो तीसरा सही नहीं है, 1 एंड 2 सही है। ऑप्शन ए 1 एंड 2। एक्सप्लेनेशन, खराई ऊँट कक्ष गुजरात में पाए जाते हैं। यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। यह मैंग्रोव की चराई पर निर्भर हैं। इन ऊँटों को संकटग्रस्त प्रजाति इंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित किया गया है। हाल ही में करनाल, हरियाणा में स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने खराई ऊँट को भारत में पाई जाने वाली ऊँट की 9वीं प्रजाति के रूप में मान्यता दी है। ध्यातव्य है कि मालधारी समुदाय की आजीविका इन्हीं ऊँटों पर निर्भर है। वन संपदा संरक्षण से संबंधित भारतीय प्रयास। भारत का भू क्षेत्रफल संसार के कुल भू क्षेत्रफल का 2.4% ही है। ध्यातव्य है कि भारत में विश्व की कुल ज्ञात जैव विविधता का लगभग 8% प्राप्त होता है। JRB अल्फ्रेड की पुस्तक फॉनल डाइवर्सिटी इन इंडिया के अनुसार विश्व की कुल जंतु प्रजातियों एनिमल स्पीसीज की संख्या का 7.28% भाग भारत में पाया जाता है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था। वन्यजीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा तथा संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं, जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्यजीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। इसके अंतर्गत रक्षित वन्य जीवों की सूची भी दी गई है। उल्लेखनीय है कि बाघ को भी अनुसूची 1 में ही रखा गया है। अतः यदि कछुए की एक प्रजाति को अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया जाएगा तो उसे भी संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा जैसा कि बाघ को प्राप्त है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंस तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संसद द्वारा 27 दिसंबर 1980 को अधिनियमित किया गया। यद्यपि इसके लागू होने की तिथि 25 अक्टूबर 1980 है। वर्ष 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिज़ाइन के अंतर्गत
वन सूची समीक्षा का समय 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR की स्थापना वर्ष 1977 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के आनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी। इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित हैं, जो निम्न हैं: पहला शिमला, दूसरा जोधपुर, तीसरा त्रिशूर, चौथा अकोला, पांचवां शिलोंग, छठवां भोपाली, सातवां कटक, आठवां हैदराबाद, नौवां रांची और 10वां श्रीनगर। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने तथा पशु कल्याण कानूनों पर एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है। इसकी स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अनुच्छेद 4 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय स्टैच्यूटरी बॉडी है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के द्वारा 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की थी। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। वन अनुसंधान संस्था की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में वर्ष 1906 में की गई थी। यह इस प्रकार का सबसे पुराना संस्थान है। वर्ष 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। वन्य जीवों के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए शैक्षिक एवं शोध संस्थाओं, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों तथा वन्य जीव संरक्षकों आदि को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ध्यातव्य है कि वर्ष 1974 में वन विभाग ने जोशीमठ के रैणी गांव के लगभग 680 हेक्टेयर जंगल को नीलाम कर दिया था। तब गौरा देवी के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर वन कटाई का विरोध किया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट हैं। इन्होंने वर्ष 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। आगे चलकर यह संस्था चिपको आंदोलन की आधारभूमि बनी। वर्ष 1973 में वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। 1973 में इस आंदोलन के सह कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। 1970 के दशक में देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुए संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन से जुड़े रहे और उन्हें इसका नेता माना जाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था। चंडी प्रसाद भट्ट एवं सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार वन एवं वन्य जीव में अभूतपूर्व योगदान के लिए राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। गोंड एवं कोरकू जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण महीने भर चलने वाले अभियान त्योहार हरी जीरोती के दौरान फलदार वृक्षों के पौध का रोपण करते हैं। नेपाल एवं भारत में वन्य जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में SAVE नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है, जिसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य टाइगर का संरक्षण करना है। तिब्बती बौद्धों द्वारा टाइगर के खाल का प्रयोग आसन लगाने और सौंदर्यीकरण के लिए किया जाता है, जिसके कारण टाइगर के शिकार में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारत और नेपाल ने जुलाई 2010 में सेव नामक संगठन की स्थापना की, जो इनके संरक्षण एवं इनकी संख्या वृद्धि के लिए कार्यरत है। अपना वन अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य राज्य में वन रोपण की क्रियाविधि को बढ़ावा देना है। झारखंड राज्य में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना को लागू किया गया है। इसे 15 नवंबर 2015 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना, वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना, निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना, किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय को बढ़ाना, राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को बढ़ाना। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में की गई थी। इसका संबंध पर्यावरण से नहीं है।
संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 या वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 में समाविष्ट है। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य जनजातियों के अधिकारों को मान्यता और उनके अधिकारों, दायित्वों एवं लाभ का तर्कसंगत वितरण है, ताकि वनों पर निर्भर समुदायों की जीविका सुनिश्चित होकर वन संरक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। भारत में सबसे पहले बैगा समुदाय जनजाति को पर्यावास अधिकार हैबिटेट राइट्स दिए गए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार डिंडौरी जिले के 7 गांवों में जनजातीय समूहों को यह अधिकार दिया गया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लिया जाता है और उसकी घोषणा की जाती है। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए बांस, बम्बू पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है। इसके अनुसार अब आदिवासियों व गरीब किसानों द्वारा बांस का प्रयोग अपने आर्थिक उपयोग के लिए किया जा सकेगा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र NRCAF की स्थापना वर्ष 1988 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की एक इकाई के रूप में हुई थी। यह केंद्र उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में झांसी रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रश्नकोश पहला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? पहला है झारखंड, ऑप्शन बी। झारखंड राज्य में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना को लागू किया गया। इसे 15 नवंबर 2015 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना, वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना, निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना, किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय को बढ़ाना, राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? हिमाचल प्रदेश द्वारा, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, अपना वन अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य राज्य में वन रोपण की क्रियाविधि को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन ए, झारखंड राज्य में वनों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: सुरक्षित, संरक्षित एवं अवर्गीकृत वन। राज्य में सुरक्षित वनों में बिना अनुमति के सभी गतिविधियां निषिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये था 1972, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। वन्यजीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया था। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं, जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1972। क्वेश्चन नंबर 6, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कोटों से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पहले आया था, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 73 में और प्रोजेक्ट हाथी 92 में, और उसके बाद जैव विविधता अधिनियम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही होगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सही सुमेलन इस तरीके से है: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002 और प्रोजेक्ट टाइगर 73 और प्रोजेक्ट हाथी 1992। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आप एक बार इस सूची को ऐसे देख लीजिए और हम इनका सुमेलन डायरेक्ट आंसर में देखते हैं। सही सुमेलन इस तरीके से है: वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974।
इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। वन संरक्षण 1980, पर्यावरण संरक्षण 1986। वन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण दोनों अलग अलग हैं। वायु संरक्षण या वायु अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण नियंत्रण 1974। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिज़ाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है 5 वर्ष। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, वर्ष 2016 में क्रियान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिज़ाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया होता तो इसका निहितार्थ क्या है? इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होता है जैसा कि बाघ को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है क्वेश्चन नंबर 10 का। एक्सप्लेनेशन, भारतीय वन्यजीव संरक्षण, बाकी ऑप्शंस भी आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्यजीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। इसके अंतर्गत रक्षित वन्य जीवों की सूची भी दी गई है। उल्लेखनीय है कि बाघ को भी अनुसूची 1 में ही रखा गया है। अतः यदि कछुए की एक प्रजाति को अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया जाएगा तो उसे भी संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा जैसा कि बाघ को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही है, बाकी ऑप्शंस भी देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनुसूची 6 में रखे हुए विशिष्ट पौधों की खेती तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मुख्य वन्यजीव संरक्षण या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा लाइसेंस न प्राप्त कर ले। वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में शामिल विशिष्ट पौधे हैं बैंडोम्स साइकड, ब्लू वैंडा, कूथ, लेडीज स्लीपर ऑर्किड, पीचर प्लांट या घटपर्णी, रेड वैंडा। क्वेश्चन नंबर 12, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता? पहला घड़ियाल, दूसरा भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंस, तीनों का ही नहीं किया जा सकता। तो जहाँ पे आंसर होगा 1, 2, 3 ऑप्शन डी सही है। एक्सप्लेनेशन, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा, जंगली भैंस, तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो पहला अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था, ऑप्शन सी। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संसद द्वारा 27 दिसंबर 1980 को अधिनियमित किया गया, यद्यपि इसके लागू होने की तिथि 25 अक्टूबर 1980 है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया है? तो ये है 1980 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। यह सही नहीं है। पॉइंट 2, वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। यह सही है। तो और जहाँ पे होगा केवल 2 वही आंसर होगा बी। पर्यावरण संरक्षण 1986 भारत सरकार को इस बात के लिए सशक्त करता है कि वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सारण विसर्जन के मानक निर्धारित करे। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाए और उसको निष्पादित करे। इसके अतिरिक्त पर्यावरण के विभिन्न आयामों के संबंध में उसकी गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करे। इस अधिनियम में कहीं भी लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण नहीं है।
अतः केवल 2 सत्य है। उल्लेखनीय है कि पॉइंट 1 वर्ष 2018 के पर्यावरण दिवस 5 जून की मेजबानी भारत को सौंपी गई थी। 5 जून 2018 को ही तमिलनाडु सरकार ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह प्रतिबंध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत लगाया गया, जो जनवरी 2019 से पूरे राज्य में लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय वन्यजीव संस्था स्थित है देहरादून में। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, भारतीय वन्यजीव संस्था देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, वन अनुसंधान संस्था स्थापित है देहरादून में। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, वन अनुसंधान संस्था की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में वर्ष 1906 में की गई थी। यह इस प्रकार का सबसे पुराना संस्थान है। वर्ष 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 20, वन अनुसंधान संस्था स्थित है देहरादून में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। ऑप्शन डी। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्य में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। वे वन्यजीव अभयारण्य हैं डालमा वन्यजीव अभयारण्य, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य और उधवा झील पक्षी अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है। बाकी विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान तीनों ही पर्यावरण से संबंधित हैं। एक्सप्लेनेशन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन है। सर्वेक्षण राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है। इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। इसका संबंध पर्यावरण से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, मार्च 2018 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त परिषद भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE देहरादून और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त परिषद प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और आकलन परिषद TIFAC नई दिल्ली के मध्य एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। यह सहमति पत्र आजीविका के अवसर मुहैया कराने और वन आधारित समुदायों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, बांस। एक्सप्लेनेशन, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए बांस बम्बू पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है। इसके अनुसार अब आदिवासियों व गरीब किसानों द्वारा बांस का प्रयोग अपने आर्थिक उपयोग के लिए किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। सेकंड, अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। ये सही है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो 2 और 3 जहाँ पे सही है वो आंसर बी है। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन कर बांस को वृक्ष की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जिससे गैर वन क्षेत्र में उगने वाले बांस की कटाई या पारगमन की अनुमति होगी। अतः कथन एक गलत है। अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों
की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस, बेंत, शहद, मोम, लाख, तेंदु, पत्ता आदि गौण वनोपज हैं। साथ ही इस अधिनियम में वन निवासियों को वनाधिकारों के तहत उनके गौण वनोपज के स्वामित्व के साथ उसके संग्रह, उपयोग और निपटान का अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार कथन 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं। परसेंटेज पूछा है, कितना परसेंट, तो यहाँ पे स्टार है। आइए नीचे देखते हैं। विश्व के कुल जंतु प्रजाति एनिमल स्पीसीज की संख्या 7.28% भाग भारत में पाया जाता है। और यहाँ पे कुछ भी राउंड ऑफ के आसपास नहीं था। अगर हम लगाना भी चाहें तो हम 6 लगा सकते थे, अदरवाइज वो भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है, तो यह है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, 1970 के दशक में देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुए संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन से जुड़े रहे और उन्हें इसका नेता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं, ऑप्शन डी चंडी प्रसाद भट्ट, डी। चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट हैं। इन्होंने वर्ष 1964 ईस्वी में दासौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। आगे चलकर यह संस्था चिपको आंदोलन की आधार भूमि बन गई। वर्ष 1973 में वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के सह कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 29, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, तो ये वन कटाई के विरुद्ध था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, चमोली के रेड़ी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था, ये थी गौरा देवी, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, सी। 1974 में वन विभाग ने जोशीमठ के रेड़ी गांव के लगभग 680 हेक्टेयर जंगल को नीलाम कर दिया था। तब गौरा देवी के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर वन कटाई का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 31, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो ये है शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन्य एवं वन्यजीव अधिकारियों को और वन संरक्षकों को। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन होंगे, तो इसलिए उपर्युक्त सभी को, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, वन्य जीवों के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए शैक्षिक एवं शोध संस्थाओं, वन्य एवं वन्यजीव अधिकारियों तथा वन्यजीव संरक्षकों आदि को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो NBPGR की स्थापना वर्ष 1977 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के आनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी। इसकी 10 क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित हैं, जो निम्न हैं: शिमला, जोधपुर, त्रिशूर, अकोला, शिलोंग, भोवाली, कटक, हैदराबाद, रांची और श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 33, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है बी, वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। एक्सप्लेनेशन, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान के लिए राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, नेपाल व भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य है संरक्षण करना, तो ये था टाइगर का, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, नेपाल और भारत में वन्य जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है, जिसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य टाइगर का संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान या त्यौहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय और जनजाति हैं, तो ये है गोंड और कोरकू। एक्सप्लेनेशन, गोंड और कोरकू जनजाति पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण महीने भर चलने वाले अभियान त्यौहार हरी जीरोती के दौरान फलदार वृक्षों के पौध का रोपण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। ये गलत है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है, सही है। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। एक्सप्लेनेशन। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने तथा पशु कल्याण कानूनों पर एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है। इसकी स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अनुच्छेद 14 के तहत की गई थी। अतः कथन 1 जो है वो असत्य है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। अतः कथन 2 सत्य है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के द्वारा 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की थी। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। कथन 3 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है, सही है। भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास हैबिटेट अधिकार दिए गए, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। यह सही नहीं है, तो पहला और दूसरा सही है। उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही होगा। एक्सप्लेनेशन। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 या वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 में समाविष्ट है। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य जनजातियों के अधिकारों को मान्यता और उनके अधिकारों, दायित्वों एवं लाभ का तर्कसंगत वितरण है, ताकि वनों पर निर्भर समुदाय की जीविका सुनिश्चित होकर वन संरक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। भारत में सबसे पहले बैगा समुदाय जनजाति को पर्यावास अधिकार हैबिटेट्स राइट दिए गए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार डिंडौरी जिले के 7 गांवों में जनजातीय समूहों को यह अधिकार दिया गया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के किसी भी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लिया जाता है और उसकी घोषणा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना है, जंगलों में आग लगा देना ये भी है, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार ये भी है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ये जो है प्रमुख कारण नहीं है। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगना और वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण के प्रमुख कारण हैं, जबकि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से जीव विलुप्त नहीं होंगे बल्कि उनमें आवास और भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र NRCAF की स्थापना वर्ष 1988 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की एक इकाई के रूप में हुई थी। यह केंद्र उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में झांसी रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वन संरक्षण से संबंधित वैश्विक प्रयास। CIA की वर्ल्ड फैक्ट बुक अद्यतन के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों को उनके भौगोलिक क्षेत्र में वनाच्छादित प्रतिशतता निम्नानुसार हैं। पहला, भारत, जिसमें वनाच्छादित प्रतिशतता परसेंटेज 23.1% है। चीन 22.3%, सूरीनाम 94.6%, माइक्रोनेशिया 74.5%, सेशल्स 88.5%, तुवालू 33.3%, पलाऊ 87.6%, गैबन 81%, सोलोमन द्वीप समूह 78.9%, मोजाम्बिक 43.7%, स्वीडन 68.7%, गिनी बिसाऊ 55.2%, बेलीजे 60.6%, लाओस 67.9%, गुआना 77.4%, फिनलैंड 72.9%, जापान 68.5%, इंडोनेशिया 51.7%। नेक्स्ट, रूस 49.4%, पाकिस्तान 2.1%, अफगानिस्तान 1.85%,
वियतनाम 45.0%, वेनेजुएला 52.1%। भूटान सरकार ने अपने देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किए हैं। वर्तमान में भूटान का लगभग 84% भूभाग वनों से आच्छादित है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की स्थापना 1994 में की गई थी। यह अकेला कानूनन बाध्यकारी समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को संयुक्त रूप से पेश करता है। इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है। UNCCD मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। इसका सचिवालय संबंधित क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियंत्रण सुलभ कराता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF ने वर्ष 1961 में अपनी स्थापना से ही संगठन के प्रतीक चिन्ह के रूप में जायंट पांडा को अपनाया है। इसका वैज्ञानिक नाम है एलोरोपोडा मेलेनोल्यूका। इसका निवास स्थान मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों में मिलता है। वर्तमान में विश्व भर में इनकी संख्या लगभग 1600 है। उल्लेखनीय है कि विश्व वन्यजीव दिवस विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग तिथियों पर आयोजित किया जाता है। यथा अमेरिका में यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण 5 जून को, जबकि विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। मार्च 2013 के प्रारंभ में बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित CITES कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा के पक्षकारों की 16वीं बैठक COP16 में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में नामित करने का प्रस्ताव रखा गया था। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें वार्षिक सत्र के दौरान 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। विश्व वन्यजीव दिवस 2022 की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। विश्व वन्यजीव दिवस 2021 की थीम थी वन एवं आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। ध्यातव्य है कि 21 से 24 नवंबर 2010 के मध्य विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में आयोजित किया गया था। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदनकानन अभ्यारण्य में 13 शेरों की ट्राइपनोसोमियासिस रोग के कारण मृत्यु हो गई थी। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी मित्र नहीं बल्कि पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। प्रश्नकोश और पहला प्रश्न, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो ये है जायंट पांडा, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF ने 1961 में अपनी स्थापना से ही संगठन के प्रतीक चिन्ह के रूप में जायंट पांडा को अपनाया है। इसका वैज्ञानिक नाम एलोरोपोडा मेलेनोल्यूका है। इसका निवास स्थान मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों में मिलता है। वर्तमान में विश्व भर में इनकी संख्या लगभग 1600 है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए स्टार है। एक्सप्लेनेशन, 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें वार्षिक सत्र के दौरान 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। विश्व वन्यजीव दिवस 2022 की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। विश्व वन्यजीव दिवस 2021 की विषय या थीम थी वन्य एवं आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 3, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का क्या महत्व है? इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, यह विशिष्ट रूप से दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका के
क्षेत्रों पर केंद्रित है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियत सुलभ कराता है। तो यह ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन 3, यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रसिद्ध है। पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। यह अकेला कानूनन बाध्यकारी समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को संयुक्त रूप से पेश करता है। इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है। UNCCD मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया, सही है। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया, ये भी सही है। वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है, गलत है। यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशी समुदायों द्वारा समर्थित है, यह ऑप्शन 4 सही है। भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, ये गलत है, पांचवा ऑप्शन गलत है। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन के दौरान की गई थी। इस घोषणा में 10 लक्ष्य तय किए गए थे, जिनमें एक लक्ष्य 2030 तक प्राकृतिक वनों के ह्रास को रोकना था। अभी तक 200 से अधिक सरकारों, NGOs और निजी कंपनियों ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, परंतु भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो ये है जापान, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, वर्ल्ड फैक्ट बुक अद्यतन के अनुसार विकल्प में दिए गए देशों में जापान में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत 68.5 वनाच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? ऑप्शन सी, भूटान। एक्सप्लेनेशन, भूटान सरकार ने अपने देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया है। वर्तमान में भूटान का लगभग 84% भूभाग वनों से आच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी, यह सही है। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदन वन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपनोसोमिएसिस रोग रहा, यह भी सही है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी मित्र कहा जाता है, यह गलत है। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है, ये सही है। पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी। जुलाई 2000 में उड़ीसा में के नंदन कानन अभ्यारण्य में 13 शेरों की ट्राइपनोसोमिएसिस रोग के कारण मृत्यु हो गई थी। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी मित्र नहीं बल्कि पारिस्थितिकी आतंकवादी या शत्रु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि UNCDF और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है, गलत है। शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के लिए प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है, ऑप्शन बी। अरे कथन 2 सही है। तो यहाँ पे जहाँ कथन 1 सही नहीं है, कथन 2 सही है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन, हैदराबाद को आर्बर डे फाउंडेशन और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा विश्व की 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। शहरी पौधों के संरक्षण एवं विकास हेतु हैदराबाद को मान्यता दी गई है। हैदराबाद यह मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश में कुल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? सूरीनाम, ऑप्शन सी सूरीनाम। प्रश्नगत विकल्पों में सूरीनाम के कुल भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भाग वनाच्छादित है।
CIA की वर्ल्ड फैक्ट बुक अद्यतन के अनुसार विभिन्न देशों का उनके भौगोलिक क्षेत्र में वर्णाच्छादित प्रतिशतता निम्नानुसार है। पहला सूरीनाम का ये है 94.6, ये हमने पहले भी पढ़ा था। एक बार आप इसे फिर से उसी चार्ट के माध्यम से देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी पीटर्सबर्ग में। एक्सप्लेनेशन, 21 से 24 नवंबर 2010 के मध्य विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया